हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5। ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर 5 के रिवीजन का, जिसमें हम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजंस के ऑडिट कैसे करेंगे और कारो 2020 की जो रिमेनिंग क्लोजेस है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 5 के 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए, जिसमें बाकी सारी आइटम्स का ऑडिट कैसे करेंगे और बहुत सारी कारो 2020 की क्लोजेस भी हमने रिवाइज कर ली है। और तो चैप्टर 1 2 3 4 6 7 और 11 को भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये जो सारे रिवीजन वीडियोस है वो मैं ये नोट्स जो कंपाइल किए हैं फ्रॉम द आईसीएआई मॉड्यूल उसमें से समझा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर सारे ही एसेशंस के लिए ऑडिट प्रोसीजर एक साथ दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी से के अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से कैसे ऑडिट प्रोसीजर किया जाएगा वो यहाँ पर हमें दिया गया है। इसके एसेशंस क्या क्या है? एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एज एट द पीरियड एंड इक्विटी बैलेंसेस दैट वर supposed to be recorded have been recognized in the financial statements, that is completeness. Equity balances have been valued appropriately. अब उसकी ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं। कॉमन ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी? शेयर कैपिटल में अगर करंट ईयर में जिस ऑडिट पीरियड का हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी चेंज नहीं है तो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के पास से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इश्यू किया गया है, फ्रेश इश्यू किया गया है, एडिशन हुआ है, तो उसके लिए हम बोर्ड का जो अप्रूवल है, उनका रिजोल्यूशन है और जो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है वो फॉलो हुए हैं या नहीं वो देखेंगे। सेबी के जो रेगुलेशन है वो फॉलो हुए हैं या नहीं वो हम देखेंगे। चलिए, टेली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथराइज्ड, इश्यूड एंड पेड अप टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो करंट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस है, ऑथोराइज्ड, इश्यूड एंड पेड अप, राइट, वो प्रीवियस ईयर के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ मैच करेंगे। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम चेक करेंगे। इन केस देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्टेन अ रिटन कंफर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी दैट देयर वर नो चेंज इन द एंटिटीज कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईयर। अगर शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो सिर्फ हमें कंपनी सेक्रेटरी के पास से रिप्रेजेंटेशन, रिटन कंफर्मेशन लेना होगा। In case there is any change, verify whether the paid up share capital as at the period end within the limits of authorized capital. Authorized capital should be verified by examining MOA. अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडिशन हुआ है, राइट, तो वो जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल है वो विद इन ऑथराइज्ड कैपिटल है या नहीं वो हमें देखना होगा, और वो MOA के साथ हम मैच कर सकते हैं। Obtain the certified copies of relevant resolutions passed at the meetings of board of directors, shareholders authorizing the increase or decrease in authorized share capital if required, or paid up share capital. जो भी ऑथराइज शेयर कैपिटल या फिर पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है तो वो बोर्ड रिजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स की मीटिंग का जो रिजोल्यूशन है वो हम चेक करेंगे। इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू मेड इन करंट ईयर, चेक विद कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, minimum subscription, minimum application money to be collected, maintenance of separate bank account, payment of underwriting commission as per section 40 etc. अगर फ्रेश इश्यू किया गया है तो उनके जो प्रोविजन है, अंडर राइटिंग कमीशन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, राइट, वो सारी चीजें हम बराबर है या नहीं वो हम देखेंगे। नो शेयर्स हैव बीन इश्यूड एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। कोई भी शेयर से वो डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किए हुए होने चाहिए। सेक्शन 53 अलग से भी यहाँ पर हमें दिया है, तब हम इन डिटेल देखेंगे। Check if shares are issued for cash or for consideration other than cash, for example to promoters for their services, underwriters for commission payable to them etc. अगर किसी को भी कैश के अलावा अदर देन कैश अगर कोई भी शेयर्स दिए गए हैं तो वो भी हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं। कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, सिंपल। तो ये सारी कॉमन ऑडिट प्रोसीजर है शेयर कैपिटल को चेक करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये चीज आप शेयर कैपिटल के लिए चेक कीजिए तो आपको ये सारे पॉइंट्स है वो मेंशन करने होंगे। सबसे पहले बताया कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को मैच कीजिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल है, राइट। अगर उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है तो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी से हमें ये रिप्रेजेंटेशन कंफर्मेशन लेना है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं किया गया है। थर्ड, अगर कोई भी चेंज किया गया है तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स है, शेयर होल्डर की मीटिंग्स है, उनके उसमें जो मिनट्स है वो चेक करेंगे, उसमें जो रिजोल्यूशन पास हुए हैं वो चेक करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज के जो है, और जो चेंजेस है, राइट, पेड अप शेयर कैपिटल वो ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर ही है या नहीं, और ऑथोराइज्ड कैपिटल MOA में से हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी फ्रेश इश्यू किया गया है ड्यूरिंग द ईयर तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजन, अंडर राइटिंग कमीशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा, वो सारे फॉलो होते हैं या नहीं वो हमें देखना होगा। कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होने चाहिए। जो भी कैश के सामने या फिर अदर देन कैश जो भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो बराबर है या नहीं वो देखेंगे, और सभी के रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं वो हमें देखना होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम शेयर कैपिटल के स्पेसिफिक प्रोविजंस जो भी है कंपनीज एक्ट 2013 के, वो प्रोविजंस जो भी है वो क्या प्रोविजन है और उस हिसाब से क्या ऑडिट करना चाहिए वो हमें यहाँ पर दिया है। जैसे सबसे पहले शेयर इश्यूड एट
प्रीमियम, मतलब कि जो फेस वैल्यू उनसे ज्यादा अमाउंट पर शेयर्स है वो इश्यू किए गए हैं। तो जो उनके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है जो सेक्शन 52 में दिया है वो हम समझेंगे, और उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। Provisions of Companies Act 13 as per section 52, a company shall transfer the amount received as premium to securities premium account and state the purpose for which amount in the account can be applied। जो भी प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम जो मिला है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही चार्ज किया होना चाहिए, और वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है वो भी डिफाइन किया जाना चाहिए। There is no restriction or condition prescribed in the act for issue of shares at premium। प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू करने में कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी शैल अप्लाई एज इफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जाएगा, राइट, तब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उनको भी शेयर कैपिटल ही माना जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कैपिटल रिजर्व है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है वहीं पर वो यूज हो सकता है। Securities premium account may be applied by the company for the following purposes: towards the issue of unissued shares of the company to members of the company as fully paid bonus shares issue करने के लिए हो सकता है। In writing of the preliminary expenses of the company, writing of preliminary expenses, writing of the expenses or of the commission paid or discount allowed on any issue of shares or debentures of the company। कोई भी एक्सपेंस किए है, कोई भी कमीशन पे किया है या फिर डिस्काउंट है डिबेंचर के केस में, तो वो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। शेयर्स या डिबेंचर को इश्यू करने के एक्सपेंस, कमीशन या फिर डिबेंचर इश्यू करने में जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और ऑफ एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी के प्रेफरेंसेस या डिबेंचर के सामने प्रीमियम अगर अमोर्टाइजेशन प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर देना है तो वो प्रीमियम पे करना है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हो सकता है। या फिर फॉर द परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68 दैट इज बायबैक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो 5 पर्पसेस हमें बताया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये 5 जगह पर यूज किया जा सकता है। बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स या डिबेंचर इश्यू किए हैं तो उसके एक्सपेंसेस, उसके कमीशन या फिर डिबेंचर के सामने डिस्काउंट, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। प्रीमियम अगर कोई पे करना है, द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, तो उसमें उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जा सकता है। या फिर अगर बायबैक करने हैं, कंपनी के ओन शेयर्स को परचेस करना है तब भी यूज किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिट प्रोसीजर: वेरीफाई वेदर द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स इफ एनी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड verify whether the application of any amount out of the said securities premium account is only for the purposes mentioned above। हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मतलब कि शेयर से वो प्रीमियम पर इश्यू किए गए हैं, तो इस पर सेक्शन 52 हमें ये देखना होगा कि जो भी प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया गया है या नहीं, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से जो यूटिलाइजेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजन है उस हिसाब से हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा। सिंपल। चलिए अब इश्यू शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर अगर शेयर्स इश्यू करने हैं तो उसके लिए है सेक्शन 53। नॉर्मली डिस्काउंट पर शेयर्स इश्यू नहीं किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो हम देखेंगे। A company shall not issue shares at discount except in the case of an issue of sweat equity shares given under section 54 of the Companies Act 2013। sweat equity shares है वो डिस्काउंट पर इश्यू किए जा सकते हैं, मतलब कि एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को शेयर्स दिए जाते हैं तो वो डिस्काउंट पर हो सकते हैं या फिर विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, अदरवाइज डिस्काउंट पर शेयर्स इश्यू नहीं किए जा सकते। एनी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट प्राइसेस, डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। अगर कोई भी इश्यू किए गए हैं शेयर्स एट डिस्काउंट तो वो वॉइड बन जाएंगे, नहीं वो वैलिड नहीं है। Anything contained in subsection 1 and 2, a company may issue shares at discount to its creditors when creditors को दे सकते हैं when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with the guidelines or directions of or regulations specified by the RBI under RBI Act 1934 और Banking Regulation Act 1949। अगर कोई भी आरबीआई या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कोई भी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान है या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, उस हिसाब से क्रेडिटर को उनको जो लायबिलिटी पे करनी है उनके सामने अगर शेयर्स दिए जाते हैं तो वो डिस्काउंट पर दिए जा सकते हैं। अगर कंपनी के कोई क्रेडिटर्स है उनको कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग या रिजोल्यूशन प्लान, स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान के तहत कोई भी शेयर्स दिए जाते हैं तब डिस्काउंट पर दिए जा सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है।
और फिर यहाँ पर जो सबसेक्शन 3 है वो पेनल्टी के बारे में, अगर डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं शेयर तो क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या पेनल्टी लगेगी। बट ये हमारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ऑडिट में पूछने के चांसेस कम है। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे, द मूवमेंट इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर एंड वेरेवर देयर इज एनी इश्यू। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इश्यू किया गया है, राइट, शेयर्स इश्यू किए गए हैं, तो देखना होगा कि डिस्काउंट पर है या नहीं। He should verify that the company has not issued any of its shares at discount by reading the minutes of meeting of its directors and shareholders authorizing issue of share capital and the issue price। हमें ये देखना होगा मीटिंग्स जो भी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर की, उनकी मिनट्स चेक करेंगे कि कितनी प्राइस पर वो इश्यू करने वाले हैं, और इश्यू प्राइस चेक करेंगे कि कोई डिस्काउंट पर नहीं है ना। Further, auditor should also verify that whether the company has issued shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares pursuant of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by the RBI under the Act, right? अगर क्रेडिटर्स को कोई भी ऐसा डेट रिस्ट्रक्चरिंग या स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान के तहत कोई भी शेयर्स है डिस्काउंट पर इश्यू किए गए हैं तो वो बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम चेक कर सकते हैं अगर ऐसा कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पर दिए गए हैं तो। ये ऑडिट प्रोसीजर एक बार पूछा हुआ है, शेयर्स एट डिस्काउंट जब भी दिए हैं तो क्या क्या करना होगा, हमें मूवमेंट देखनी होगी कि शेयर्स इशू किए हैं या नहीं। अगर शेयर्स इशू किए हैं तो उसके लिए मिनट्स हम चेक करेंगे, राइट, बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर की मीटिंग की, देखेंगे कि उसमें कोई भी शेयर्स की प्राइस क्या है डिस्काउंट पर नहीं दिया है वो हम चेक करेंगे। और अगर क्रेडिटर्स को कोई भी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान या डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो भी आरबीआई ने अप्रूव की है उसके हिसाब से अगर कोई भी डिस्काउंट पर शेयर्स दिया जाता है तो वो बराबर है या नहीं वो हम देखेंगे, उसमें डिस्काउंट पर शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, वो अलाउड है एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट। चलो अब इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स issued by the company to employees or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available right in the nature of intellectual property right or value addition by whatever name called। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब कि डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉइज है उनको डिस्काउंट पर या फिर विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि उन्होंने नो हाउ प्रोवाइड किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, तो उनको जो शेयर्स दिए जाते हैं उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जा सकता है। ये डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है, राइट। एक बार स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीनिंग भी पूछा हुआ है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ओल्ड कोर्स में। अब उसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर करेंगे वो देखते हैं। The auditor needs to verify that the sweat equity shares issued by the company are of class of shares already issued and following condition have been complied with। सेक्शन 54 के हिसाब से जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो ऑलरेडी जिस क्लास ऑफ शेयर्स इश्यू कर दिए हैं वही होने चाहिए, और यहाँ पर हमें 3 कंडीशन बताई गई है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, वो हमें देखना होगा। द इश्यू इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर की मीटिंग में पास होना चाहिए। The resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration if any, and the class or class of directors or employees to whom such equity shares are to be issued। वो जो resolution है उसमें क्या क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन अगर कोई भी देना है तो, अगर वो डिस्काउंट प्राइस पे है तो कंसिडरेशन होगा, अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो वो मेंशन नहीं किया जाएगा, एंड क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज जिनको ये शेयर्स दिए जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज हु आर एलिजिबल फॉर सच स्वेट इक्विटी शेयर्स। Where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by the SEBI in this behalf, and if they are not listed, the sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed। अगर जो शेयर्स है कंपनी के शेयर्स अगर वो लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशन से उस हिसाब से ये शेयर्स इशू किए जाने चाहिए, अदरवाइज जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है, रूल्स है, उसके हिसाब से वो इशू होने चाहिए, तो वो रूल्स सेबी के रेगुलेशंस हमें चेक करने रहेंगे। Further, the rights, limitations, restriction or provision as applicable to equity shares shall be applicable to sweat equity shares issued under this section, and the holders of such shares shall rank pari passu with other equity shareholders। sweat equity shares जिनको भी दिए जाते हैं वो दूसरे equity shareholders जितने ही उनके पास rights, limitations वगैरह, restrictions वगैरह रहेंगे उनको भी सेम रैंक पर ही दिया जाएगा, सब कुछ उनके rights सिमिलर रहेंगे, राइट। तो अगर sweat equity shares इशू किए गए हैं तो हमें क्या ऑडिट प्रोसीजर करनी होगी, सबसे पहले देखना होगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है या नहीं। वो रिजोल्यूशन के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड क्लास और क्लासेस ऑफ
एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स वो आर एलिजिबल फॉर सच स्वेट इक्विटी शेयर्स। और थर्ड पॉइंट जो हमें देखना है, अगर जो कंपनी के शेयर्स है वो लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं वो लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट के जो रूल्स है प्रोविजंस है वो फॉलो हुए हैं या सिंपल। चलिए, तो हमने अब तक सेक्शन 52 जो है शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, 53 है शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट, एंड सेक्शन 54 है स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट, वो देखे हम, वो अपने लॉ के अंदर भी पढ़े होंगे। तो अब ऑडिट प्रोसीजर क्या करनी होगी वो हमने यहाँ पर समझा। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल समझते हैं, जो आपने अकाउंट्स में इन डिटेल समझा होगा, इवन लॉ में भी ये कवर अप हुआ होगा। For verifying reduction of capital, the auditor needs to examine whether the company has followed the specific requirements as required by section 66 of the Companies Act 13. The auditor shall undertake the following audit procedure. जब भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ है तो सेक्शन 66 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है या नहीं, वो ऑडिटर को देखने रहेंगे। Verify that the meeting of the shareholder held to pass the special resolution was properly convened and that the proposal was circularized in advance to all the shareholders. शेयर होल्डर की मीटिंग प्रॉपरली बुलाई गई है या नहीं, और उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं, कैसा रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं, वो देखना होगा। और उसके लिए जो भी मीटिंग का एजेंडा नोटिस वगैरह है उसमें ये चीज जो है कि शेयर कैपिटल रिडक्शन करना है उसके बारे में शेयर होल्डर्स को बताना पहले से जरूरी होगा। वेरीफाई द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइजेस रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एओए में वो परमिटेड है या नहीं, ऑथोराइज्ड है या नहीं, वो हम देखेंगे। Examine that there has been no default with respect to repayment of deposit accepted by company or payment of interest on such deposits. Reduction of capital shall not be affected if such default exists. हमें ये देखना होगा कि जो भी डिपॉजिट्स अगर कंपनी ने एक्सेप्ट की है तो वो डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है ना। अगर डिफॉल्ट किया है तो शेयर का रिडक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर अफेक्टेड एक्चुअली इफेक्टेड होना चाहिए, शेयर कैपिटल का रिडक्शन इफेक्ट नहीं हो सकता है। Examine that order of tribunal confirming the reduction and verify that the copy of the order and the minutes have been registered and filed with the ROC. जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए तो वो हमें देखना होगा, और जो मीटिंग्स की मिनट्स है वो दोनों ही आरओसी में सबमिट किए हैं या नहीं, रजिस्टर करवाए हैं या नहीं, वो हमें देखने होंगे। चेक द रजिस्ट्रार्स सर्टिफिकेट रिगार्ड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जो भी कंपनी ने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर और जो मीटिंग की मिनट्स जो है वो आरओसी में दिया होगा, रजिस्टर करवाए होंगे तो उनका सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट है, वो भी हमें चेक करना होगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में। वाउच द अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड टू रिड्यूस द कैपिटल एंड टू राइट डाउन द असेट्स बाय रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आल्सो चेक वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिलेशन टू प्रेजेंटेशन। आपने जो अकाउंटिंग में इसकी एंट्रीज जो चेक अपने समझा होगा, राइट, तो वो एंट्रीज प्रॉपर्ली ऑडिट में हुआ है, ऑडिट करते टाइम देखेंगे कि वो एंट्रीज प्रॉपर्ली हुई है या नहीं, और तो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रेजेंटेशन करना है, डिस्क्लोजर देना है, वो प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं। कंफर्म वेदर देयर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। अगर कोई भी असेट्स का रिवैल्यूएशन किया है एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो वो रिवैल्यूएशन प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया है या नहीं। The company may reduce the capital by reduction in unpaid capital or cancellation of lost capital or paying of excess paid up capital. Verify the adjustments made in the members' accounts in the register of members and confirm that either the paid up amount shown on the old share certificate have been altered or new certificate have been issued in lieu of the old and the old ones have been cancelled. जो भी रिडक्शन जिस तरह से भी किया है वो प्रॉपर है या नहीं वो देखेंगे, और उस वजह से जो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह में अगर कोई भी चेंजेस करने चाहिए थे तो वो किए हैं या नहीं वो हम देखेंगे। कंफर्म दैट वर्ड्स एंड रिड्यूस्ड इफ रिक्वायर्ड बाय ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल हैव बीन एडेड टू द नेम ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में कंपनी के नाम के साथ एंड रिड्यूस्ड अगर लिखना जरूरी है, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है तो वो लिखा हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे। Check if the company have complied with all the terms and conditions imposed by the tribunal while confirming the reduction of share capital. ट्रिब्यूनल के जो भी टर्म्स कंडीशंस है क्या उनका फुलफिलमेंट किया है या नहीं, वो टर्म्स कंडीशंस उन्होंने कंपनी ने माने हैं या नहीं, कंप्लायंस किया है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। Verify that memorandum of association of the company has been suitably altered. MOA उस हिसाब से चेंज किया है या नहीं, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो चेंज हो सकती है, तो वो प्रॉपर्ली चेंज किया है या नहीं वो हमें देखना होगा। Exemption to buyback according to section 66 subsection 6, nothing in this section shall apply to buyback of its own securities of a company under section 68. ठीक है, तो जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया जाएगा तब हमें क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करनी होगी। सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए। सबसे पहले तो जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। शेयर होल्डर्स को मीटिंग के पहले ही उनको बताना होगा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करवाने हैं, उसके लिए ये मीटिंग बुलाने वाला है। सेकंड, एओए के हिसाब से वो ऑथोराइज्ड है या नहीं। थर्ड,
कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट अमाउंट, राइट। अगर डिपॉजिट के रीपेमेंट या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किए गए हैं तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो और जो मीटिंग की मिनट्स है वो दोनों ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करवाने होंगे, तो वो किए हैं या नहीं वो देखेंगे। रजिस्ट्रार का जो सर्टिफिकेट मिला है वो हम चेक करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज जो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की वो प्रॉपर है या नहीं, और जो शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो प्रॉपर हुई है या नहीं वो हम देखेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट अगर कुछ भी हुआ है तो वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली किया है या नहीं वो हम देखेंगे। रिडक्शन की जिस भी तरह से शेयर का रिडक्शन करने वाले हैं वो प्रॉपर है या नहीं, और जो शेयर सर्टिफिकेट में अगर कुछ भी चेंजेस करने जरूरी है तो वो किए गए हैं या नहीं वो देखेंगे। अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है कि कंपनी के नाम में बैलेंस शीट में कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस लिखना चाहिए तो वो मेंशन किया है या नहीं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो भी कंडीशन ट्रिब्यूनल ने मेंशन की है रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वो प्रॉपर्ली फॉलो की है या नहीं वो हम देखेंगे, और एमओए में अगर कोई भी चेंजेस करने जरूरत है तो वो किए है या नहीं वो हम देखेंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, ये सारी ऑडिट प्रोसीजर थी। अब हम डिस्क्लोजर देखते हैं कि शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने जरूरी हो जाएंगे। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंसेस टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड, जो भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और अमाउंट कितनी है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो डिस्क्लोज किए जाएंगे। पार वैल्यू पर शेयर, a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का रिकंसिलिएशन दिया जाएगा, उसमें कितना इश्यू किए गए हैं, कितने रिपेमेंट तो नहीं होता, बायबैक कितने किए गए हैं वो सब कुछ दिखाना है, रिडक्शन अगर किया है तो वो दिखाया जाएगा। पूरा रिकंसिलिएशन दिखाना जरूरी है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का। The right preferences restriction attaching to each class of shares, including restriction on the distribution of dividends and the repayment of capital। अगर कोई भी कैपिटल के सामने each class of shares के लिए राइट प्रेफरेंस या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो डिस्क्लोज किए जाएंगे। शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ each class in the company held by its holding company or its ultimate holding company, including shares held by or by subsidiaries or associates of the holding company or the ultimate holding company in aggregate। जितने भी शेयर्स कंपनी की होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी मतलब कि एक अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, उनकी सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी ने इस कंपनी को होल्ड किया हुआ है, तो वो जो होल्डिंग कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या फिर जो होल्डिंग या फिर अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज या एसोसिएट कंपनी, उन्होंने अगर कोई भी इस कंपनी में शेयर्स होल्ड किए हैं तो वो भी डिस्क्लोज किए जाएंगे। Shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares, specifying the number of shares held। जितने भी कंपनी में 5% से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स अगर किसी शेयर होल्डर ने होल्ड किया है तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा सेपरेटली। जितने भी 5% से ज्यादा है, मोर देन 5%, उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। शेयर्स रिजर्व्ड फॉर इश्यू अंडर ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स फॉर द सेल ऑफ शेयर्स और डिसइन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड अमाउंट्स। जो भी शेयर्स रिजर्व किए गए हैं ऑप्शंस में, मतलब कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है या फिर कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट के सामने, तो उनको अलग से दिखाया जाएगा। For the period of 5 years immediately preceding the date at which the balance sheet is prepared, aggregate number of class of shares allotted as fully paid up shares, fully paid up pursuant to contracts without payment being received in cash। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के सामने without payment being in cash, राइट, ऐसे अगर कोई भी शेयर इश्यू किए हैं तो वो 5 साल के लिए दिखाना है। Aggregate number and class of shares allotted as a fully paid by way of bonus shares, aggregate number of class of shares bought back। जो भी शेयर्स अगर विदाउट कैश अगर कोई भी शेयर्स इश्यू किए गए हैं, बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं या फिर कोई भी शेयर्स बॉट बैक बाय बैक किया हुआ है तो 5 साल के लिए दिखाना जरूरी बन जाएगा। टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड अलोंग विद द अर्लीस्ट डेट ऑफ कन्वर्जन इन डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द फारथेस्ट सच डेट। अगर कोई भी सिक्योरिटीज को इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं तो वो कब से करने वाले हैं, वो जो भी सबसे पहले करने वाले हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना रहेगा। Calls unpaid, showing aggregate value of calls unpaid by directors and officers। जितने भी calls अभी तक unpaid है वो दिखाया जाएगा। Forfeited shares amount originally paid up। Company shall disclose shareholding of promoters as below। promoter का shareholding अलग से disclose किया जाएगा। Shares held by promoters at the end of the year, उसमें serial number जो भी promoters हैं उनके, promoter का नाम, number of shares, percentage of total shares और percentage change during the year, और उनका यहाँ पर total भी आएगा।
शेयर्स हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। सीरियल नंबर, प्रोमोटर का नाम कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स कितने हैं, और परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। डिटेल्स shall be given separately for each class of shares. Percentage changes shall be computed with respect to number of shares at the beginning of the year or if issued during the year for the first time then with respect to the date of issue. अगर पहले से ही वो शेयर्स थे तो ओपनिंग के साथ उनका परसेंटेज चेंज है वो दिखाया जाएगा। अदरवाइज अगर वो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी शेयर्स इश्यू किए गए हैं तो वो जब भी पहली बार इश्यू किए थे उनसे परसेंटेज चेंज है वो दिखाया जाएगा। तो प्रोमोटर्स ने अगर कोई भी शेयर्स होल्ड किए हैं तो ये डिस्क्लोजर आएगा एट द ईयर एंड जो भी उनका शेयर होल्डिंग है। सीरियल नंबर, प्रोमोटर्स नेम, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल शेयर्स एंड परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ये डिस्क्लोज किया जाएगा। ये ओल्ड कोर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। Where in respect of an issue of securities made for a specific purpose, the whole or part of the amount has not been used for the specific purpose at the balance sheet date, there shall be indicated by way of note how such unutilized amount have been used or invested. अगर जिस पर्पस के लिए शेयर्स इश्यू किए गए थे वो अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं किए गए हैं तो किस पर्पस के लिए यूज किए गए हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा, और ये कारो 2020 में भी डिस्क्लोज किया जाएगा जो हम नीचे समझने वाले हैं, राइट। तो अगर जिस पर्पस के लिए शेयर्स इश्यू किए गए हैं वो उस पर्पस के लिए अगर यूटिलाइज नहीं किया गया है तो वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है वो डिस्क्लोज करना होगा, राइट। तो ये यहाँ पर 14 डिस्क्लोजर्स है रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर इन अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड शेयर्स को दिखाना होगा। पार वैल्यू पर शेयर कितना है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। रिकंसिलिएशन ऑफ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एंड में कितनी बैलेंस है उनका रिकंसिलिएशन दिया जाएगा। राइट्स, प्रेफरेंस और रिस्ट्रिक्शंस अगर कोई भी शेयर्स के साथ तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा। जो भी शेयर्स होल्डिंग कंपनी या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी और एसोसिएट्स ऑफ होल्डिंग और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया है वो दिखाया जाएगा। फिर जो भी ईच क्लास ऑफ शेयर्स के लिए अगर 5% से ज्यादा शेयर होल्डर ने शेयर्स होल्ड किए गए हैं तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर जो भी शेयर्स अलग से रिजर्व किए गए हैं ऑप्शंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए तो वो अलग से दिखाया जाएगा। फिर जो भी शेयर्स 5 साल के लिए डिस्क्लोजर देना है। जब भी शेयर्स है वो विदाउट कंसिडरेशन, अगर विदाउट कैश इन कंसिडरेशन अगर कोई भी शेयर्स इश्यू किया है, बोनस शेयर्स इश्यू किया है या फिर बायबैक किया गया है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्लोज किया जाएगा। एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स है वो अलग से दिखाया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा, राइट। फिर जो भी टर्म्स है सिक्योरिटीज की कन्वर्टेबल होगा इन इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर कॉल्स अनपेड, फॉरफिटेड शेयर्स और प्रोमोटर्स का होल्डिंग दिखाया जाएगा। प्रोमोटर्स के होल्डिंग में क्या क्या आएगा, सीरियल नंबर, प्रोमोटर्स नेम, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स और परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, और उनका टोटल दिया जाएगा। परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी वो शेयर्स थे तो बिगिनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज दिखाया जाएगा। अगर वो शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इश्यू किए गए हैं तो जब भी पहली बार इश्यू किए गए हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी शेयर्स होल्ड किए गए हैं उसमें जो चेंज है वो दिखाया जाएगा। एंड लास्ट, अगर कोई भी शेयर्स इश्यू किए गए हैं वो जिस पर्पस के लिए इश्यू किए गए थे उस पर्पस के लिए वो फंड अगर यूज नहीं किया गया तो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। अब कारो 2020 की क्लोज जो है क्लोज 10 है, राइट, वो हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। ऑलरेडी जो क्लोज 1 थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है। क्लोज 2 में इन्वेंटरी और बोरोविंग्स के बारे में है। क्लोज 3 में लोन्स और एडवांसेस के बारे में है। फिर हमने क्लोज 7 देखा था जो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में है। क्लोज 8 है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में है और क्लोज 9 जो है वो बोरोविंग्स के बारे में है और ये क्लोज 10 जो है वो शेयर कैपिटल के बारे में है। ये जो हमारा इस पार्ट में पूरा ही चैप्टर 5 और कारो 2020 कंप्लीट हो जाएगा। कारो 2020 की जो रिमेनिंग क्लोजेस होगी वो भी मैं यहाँ पर करवा दूंगा और वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी कारो 2020 की क्लोजेस है उनको एक बार सीक्वेंस में भी समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद रहने में इजी हो सके। क्लोज 10 के सब क्लोज ए है whether the money raised by way of initial public offer or further public offer including debt instruments during the year were applied for purposes for which those are raised, if not the details together with delay or default and subsequent rectification if any as may be applicable be reported। अगर कोई भी कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ लेकर आए हैं, राइट, पब्लिक कंपनी है तो उन्होंने पब्लिक ऑफर्स अगर किए गए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उनका भी, तो वो जिस पर्पस के लिए पब्लिक ऑफर किया गया था अगर वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया है तो किस पर्पस के लिए किया गया है उसकी डिटेल्स है वो मेंशन करनी है और अगर डीले है या फिर डिफॉल्ट है तो वो भी मेंशन करना रहेगा, वो यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। अगर कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ लेकर आए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी है तो
तो वो जिस पर्पस के लिए इश्यू दिया गया था वो अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया है तो डिटेल्स उनकी मेंशन करनी है, डीले की या फिर डिफॉल्ट की, जो भी है वो मेंशन करना रहेगा। सब क्लोज बी है, whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debenture fully or partially or optionally convertible during the year, and if so, whether the requirement of section 42 or section 62 of the Companies Act 13 have been complied with and the funds raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide details in respect of amount involved in the nature of non-compliance. प्राइवेट प्लेसमेंट किया है या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है, राइट? तो उसके केस में क्या होगा कि उसमें सेक्शन 42 और सेक्शन 62 का कंप्लायंस किया है या नहीं वो देखना होगा, उसके ऊपर रिपोर्ट किया जाएगा। और वो जिस पर्पस के लिए इश्यू किए गए थे वो शेयर्स, वो उस पर्पस के लिए यूज हुए हैं या नहीं, तो उसकी भी डिटेल्स मेंशन करनी रहेगी, राइट? तो जो क्लोज 10 है उसमें सब क्लोज ए है, उसमें आईपीओ एफपीओ किया गया है, तो उसमें जिस पर्पस के लिए वो फंड रेज किए गए हैं वो उस पर्पस के लिए यूज हुए है या नहीं, उसमें कोई भी डीले या डिफॉल्ट है तो वो मेंशन किया जाएगा। सब क्लोज बी है ऑफ क्लोज 10, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है, तो उसमें सेक्शन 42 और सेक्शन 62 का कंप्लायंस किया है या नहीं वो हमें रिपोर्ट करना है। और तो और वो जिस पर्पस के लिए भी वो उसके सामने पैसे रेज किए गए हैं वो उस पर्पस के लिए यूज किया गया है या नहीं उसके बारे में भी रिपोर्ट किया जाएगा, राइट? तो ये क्लोज 10 थी। अब हम रिजर्व एंड सरप्लस का ऑडिट कैसे करेंगे वो देखते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है। रिजर्व्स आर अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय इंटरनल sources. Internal means reserve can be segregated as a revenue and capital reserve. Revenue reserve represents profit that are available for distribution to shareholders or below purposes such as to supplement divisible profit in lean years, मतलब जहाँ पर भी प्रॉफिट नहीं है, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर अगर डिविजिबल प्रॉफिट डिविडेंड अगर देना है तो रेवेन्यू रिजर्व यूज कर सकते हैं। फाइनेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, ऑगमेंट the working capital of the business or generally strengthen the company's financial position. Capital reserve represents reserve which does not include any amount regarded as a free for distribution. They can be utilized only for certain limited purposes. For example, security premium, capital redemption reserve, etc. सिंपल। अब इसका ऑडिट कैसे किया जाएगा, यहाँ पर भी एसर्शंस एक साथ ही दिए हैं, उनकी एक ही साथ प्रोसीजर दी गई है और छोटा सा ही पार्ट दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस है टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एट द पीरियड एंड रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसेस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कंप्लीटनेस। रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, दैट इज वैल्यूएशन। Trace and tally the opening balances of reserve and surplus to the previous year audited financial statement. जो opening balances है reserve and surplus की वो previous year के audited financial statement के साथ match कर सकते हैं। For addition or utilization in current year, in case of एडिशन और यूटिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस है, ट्रेस द मूवमेंट टू सरप्लस और डेफिसिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सरप्लस है या फिर डेफिसिट है वही पीएनएल के बैलेंस रिजर्व में ट्रांसफर होनी चाहिए। द मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंड एस के केस में आएगा, राइट? अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें भी जो मूवमेंट है वो भी देखनी होगी। Verify the resolution passed by the board of directors regarding the recommendation of dividend. Resolution passed by shareholders declaring the dividend. जो भी रेवेन्यू रिजर्व है उसमें से जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिकमेंडेशन है और शेयर होल्डर ने जो भी रेजोल्यूशन पास किया है वो भी हमें चेक करना होगा। Considering as for, if dividends to holders of equity instruments are proposed or declared after the balance sheet date, an entity should not recognize those dividends as a liability as at the balance sheet date. It should, however, disclose the amount of dividend that was proposed or declared after the balance sheet date, but before the financial statement were approved for issue. जो भी डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो एज फोर जो है इवेंट्स करेंगे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उस हिसाब से उसको नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट माना जाता है और उसका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। पहले ऐसा किया जाता था बट अब वो लायबिलिटी नहीं बनती है, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाता है क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। Securities premium, it needs to be confirmed that the company has issued shares in excess of the nominal value of the shares, and for the same the auditor should obtain and verify the resolution passed by the board of directors.
जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है, राइट, तो वो उसके लिए बोर्ड में रिजोल्यूशन पास गया है कि शेयर से वो प्रीमियम पर इश्यू करने हैं, राइट, ऑलरेडी वो हमने समझ लिया है। सिंपल सा रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, कुछ खास नहीं है। इसका डिस्क्लोजर कैसे किया जाएगा, तो क्लासिफिकेशन होगा रिजर्व एंड सरप्लस का, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व। स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व एंड अमाउंट इन रिस्पेक्ट thereof. Surplus, that is balance in statement of P&L, disclosing allocation and appropriation such as dividend, bonus shares and transfer to or from reserve, etc. Addition and deduction since last balance sheet to be shown under each of the specified heads. जितने भी ये क्लासिफिकेशन है उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का रिकंसिलेशन होगा, जितना भी एडिशन किया है या फिर जो भी यूटिलाइजेशन किया है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। A reserve specifically represented by earmarked investment shall be termed as a fund. Debit balance of statement of P&L shall be shown as negative figure under the head surplus. सरप्लस में अगर डेफिसिट है तो भी उसको सरप्लस में ही दिखाना है, नेगेटिव बैलेंस जनरली ब्रैकेट के साथ दिखाया जाएगा। सिमिलरली द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस इफ एनी शेल बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इवन इफ रिजल्टिंग फिगर इज इन द नेगेटिव। अगर पूरा ही टोटल जो रिजर्व एंड सरप्लस का है वो भी नेगेटिव में आता है तो उसको भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाया जाएगा, बट विथ नेगेटिव फिगर दिखाया जाएगा, मतलब कि ब्रैकेट में दिखाया जाएगा, राइट। ये इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। चलिए अब है प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये लास्ट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका हमें ऑडिट करना है। चलिए प्रोविजंस है, अ प्रोविजन इज लायबिलिटी इन which can be measured only by using substantial degree of estimation. A provision is recognized when an entity has a present obligation, legal or constructive, as a result of past events की वजह से present obligation है. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Outflow होगा, जो भी economic benefit है, right, उसका outflow होगा ये liability को pay करने के लिए. And a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. और estimate माना जा सकता है कि कितना amount है वो pay करना रहेगा, estimate किया जाएगा. अगर वो पक्का है कि इतना ही देना है तो वो liability बन जाएगा, पर यहाँ पर estimate है, पक्का नहीं है कि इतनी amount होगी, तब provision बनाया जाएगा. If the above condition are not met, no provision is recognized. तो provision करना है, create करना है तो तीन condition होनी चाहिए. Present obligation है as a result of past events. It is probable that outflow of economic benefit will be required to settle such obligation, and estimate can be made reliably. तभी हम provision recognize कर सकते हैं. ये conditions important है, इसका meaning important है. Contingent liability, a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the entity. कोई भी प्रेजेंट पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट्स की वजह से है, और जिसका एक्सिस्टेंस कंफर्म कैसे होगा, फ्यूचर के कोई अनसर्टेन इवेंट के अकरेंस या फिर नॉन अकरेंस के बेसिस पर, कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा, उसके बेसिस पर कोई भी लायबिलिटी बन सकती है, राइट. और वो जो भी फ्यूचर इवेंट्स है वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तब कंटिंजेंट लायबिलिटी बनेगी. या फिर a present obligation that arises from past events but is not recognized because present obligation है और past events की वजह से but उसको recognize नहीं किया जाता है क्योंकि it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. ऐसा probable नहीं है कि वो जो भी obligation है उनको settle करने के लिए economic benefits का use करना पड़ेगा या नहीं, और the amount of the obligation cannot be measured with sufficiently reliability, या फिर उसकी जो amount है वो sufficient reliability के साथ measure नहीं की जा सकती, estimate नहीं की जा सकती. तब अगर वो probable होता कि economic benefits outflow होने वाले हैं और amount भी reliably measure की जाती, तब तो वो provision बन जाता, राइट. हमने जो ऊपर provision की condition देखी वही है. अगर वो पक्का नहीं है कि इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा या नहीं, या फिर उसको रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तभी वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बनेगी, राइट. इसकी भी डेफिनेशन और मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आपने AS 29 में भी ये पढ़ा होगा. चलिए अब इसका ऑडिट करते हैं. इसमें भी एक ही साथ एसेशंस दे रखे हैं सभी के, राइट. कॉमन ही ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. तो एस्टैब्लिश द एक्जिस्टेंस ऑफ द प्रोविजन एज एट द पीरियड एंड प्रोविजंस दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कंप्लीटनेस. प्रोविजंस बैलेंसेस हैव बीन valued appropriately, that is valuation. Obtain a list of all provisions and compare them with balances in the ledger. Provisions का list और balance के साथ जो भी ledger के साथ balance हम match करेंगे. Inspect the underlying agreements like agreement with customers to assess
वारंटी कमिटमेंट्स, एनी लीगल एंड अदर क्लेम्स ऑफ द एंटिटी दैट इज लिटिगेशन। हमें ये भी इंस्पेक्ट करना होगा कि जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, राइट, उसके हिसाब से क्या लायबिलिटी बनती है, कमिटमेंट से कोई भी लीगल क्लेम वगैरह चल रहा है तो वो भी देखना होगा, जिससे पता चलेगा कि क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए वो बने हुए हैं या नहीं। ऑब्टेन द अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजंस मेड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेरीफाई वेदर द सेम इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो भी वर्किंग है जिसके बेसिस पर प्रोविजन के अमाउंट डिसाइड किया, प्रोविजन बनाया गया है, तो वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं वो हमें देखना होगा। Wherever required, obtain experts report, calculation and underlying working for the provision amount. For example, of warranty involving complex calculation, some entities get that valued through an actuary. In such a case, the auditor may request the management to share the actuarial valuation report, and in case of any matter under legal dispute, the auditor should request for assessment made by a legal expert in relation to likelihood of a liability devolving on the entity, that is whether probable or possible or remote as defined above. The auditor should then verify the underlying assumptions used by the expert with the data shared by the management. अगर मैनेजमेंट का कोई एक्सपर्ट है, उनके पास अगर कोई भी प्रोविजन वगैरह करवाया है, जैसे कि एक्चुअली ने वारंटी का क्लेम कितना होगा, या फिर लीगल एडवाइजर है उनके पास से लीगल डिस्प्यूट में कितना पेमेंट हो सकता है, लायबिलिटी कितनी बन सकती है, या इवन एक्चुअली जो है एम्प्लॉय बेनिफिट के जो प्रोविजन होते हैं, ग्रेच्युटी वगैरह, लीव एनकैशमेंट, उनके भी प्रोविजन करके देते हैं, तो उनमें हमें देखना होगा कि एक्सपर्ट ने जो काम किया, जो अजम्पशन लिए है और जो मैनेजमेंट ने जो डेटा शेयर किया है वो बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा, राइट। तो ये हमें चेक करना होगा। यहाँ पर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनका वर्क कैसे चेक करेंगे, उसको एज ए ऑडिट एविडेंस हम कंसिडर करेंगे या नहीं, उसके लिए ऐसे 500 में गाइडेंस दिया है, जो हमने चैप्टर 4 में भी देखा था, बट यहाँ पर इन डिटेल दिया हुआ है। एज पर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस इश्यूड बाय ICAI व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंक्लूड इवेल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट जो है उनकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी हमें चेक करनी होगी। ये पॉइंट कवर अप किया था, बट उनके अंदर क्या करना होगा ये हमें यहाँ पर चैप्टर 5 के अंदर दिया हुआ है, राइट। चलिए, तो उनकी जो भी एक्सपर्ट है उनका ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी चेक करनी है। तो वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज एन आउटसाइड पार्टी, एम्प्लॉयड और आउटसाइड पार्टी, वेदर द एक्सपर्ट इज इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, प्रीवियस एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट, हिज क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और इंडस्ट्री एसोसिएशन एटसेट्रा, राइट। वो जो भी एक्सपर्ट है उनका नॉलेज कैसा है, उनकी मेंबरशिप कोई प्रोफेशनल बॉडी से है या नहीं, राइट, उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो हमें देखना होगा। तो जो भी एक्सपर्ट है उनकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी चेक करना है तो हम 4 चीजें कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और थर्ड पार्टी, वो हमें देखना होगा। सेकंड, उनकी इंडिपेंडेंस चेक करनी होगी। थर्ड, प्रायर एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है वो हम कंसिडर करेंगे, और उनका नॉलेज कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप वगैरह क्या है वो हम देखेंगे। Then obtain an understanding of the work of that expert। ये पॉइंट भी चैप्टर 4 में कवर अप किया था, बट उसके अंदर क्या आएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। Whether the auditor has expertise to evaluate the work of that expert, क्या ऑडिटर है उनके एक्सपर्टीज को चेक कर सकते हैं या नहीं। Evaluate the assumptions and methods used by the management, मैनेजमेंट ने जो भी assumptions या मेथड ली है उस मैटर के लिए वो देखेंगे। Evaluating the nature of internal और external data used by the expert, एक्सपर्ट को जो भी इंटरनल डेटा, मैनेजमेंट ने जो डेटा प्रोवाइड किया है या फिर एक्सटर्नल डेटा जो उन्होंने यूज किया है वो हम देखेंगे। तो उनका काम जो समझना है उसके लिए हम 3 चीजें करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, उसके लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं कि ऑडिटर एक्सपर्ट है या नहीं, वो समझ सकता है या नहीं जो एक्सपर्ट ने काम किया है उनको। सेकंड, जो अजम्पशंस लिए हैं, जो भी डेटा कंसिडर किया, मेथड कंसिडर किया मैनेजमेंट ने, वो हम इवैल्यूएट करेंगे, और जो एक्सपर्ट ने इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा यूज किया है वो हम इवैल्यूएट करेंगे। एंड थर्ड, इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हिज वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। वो जो भी असर्शन के लिए उन्होंने जो भी रिपोर्ट वगैरह दिया है तो वो हमारे लिए ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं वो हमें इवैल्यूएट करना होगा। रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, जो भी एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स या फिर कंक्लूजन है उनकी रीजनेबलनेस हम चेक करेंगे, रिलेवेंट है या नहीं वो चेक करेंगे, रीजनेबल है या नहीं वो चेक करेंगे। एवेल्यूटिंग द रिलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स डेटा यूज्ड बाय द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट ने जो भी सोर्स डेटा का यूज किया है वो रिलेवेंट, कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं वो हम देखेंगे। सिंपल। तो आपको ये सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये मेंशन करना होगा। आपको अगर प्रोविजन या कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऑडिट के बारे में पूछेंगे तो ये पॉइंट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं,
राइट। सबसे पहले तो प्रोविजन का लिस्ट और जनरल लेजर के साथ हम कंपेयर करेंगे। सेकंड, एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी है, लीगल डिस्प्यूट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट्स है, वो हम चेक करेंगे। थर्ड, उनका वर्किंग है बराबर है या नहीं, वो चेक करेंगे। और फोर्थ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर कोई भी है तो उनका जो रिपोर्ट वगैरह है वो हमें चेक करना होगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये मेंशन करना है। और एट द एंड द ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट that it has made all the provision which were required to be made as per the recognized accounting principle। और मैनेजमेंट के पास हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे एज पर SF580 कि उनको जितने भी प्रोविजंस करने जरूरी थे वो सारे के सारे प्रोविजंस उन्होंने कर दिए हैं। क्लियर? चलिए अब डिस्क्लोजर्स देखते हैं। एज पर शेड्यूल 3 सबसे पहले दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को अलग से दिखाना होगा। और उसमें क्लासिफिकेशन कैसे होगा? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स जिसमें ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट एटसेट्रा होता है, और अदर्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही होगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर्स। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, अगर किसी का प्रोविजन नहीं किया है तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट्स अलग से दिखाए जाएंगे। वो बैलेंस शीट के टोटल में पार्ट नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्लोजर का पार्ट होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज claim against the company not acknowledged as debt, guarantees and other money for which the company is contingently liable. Commitments shall be classified as estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, uncalled liability on shares and other investment partly paid, and other commitments specify the nature. अब AS29 जो है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स, उसके हिसाब से भी कुछ डिस्क्लोजर देने जरूरी है, तो वो क्या है वो देखते हैं। For each class of provision, an enterprise shall disclose the carrying amount at the beginning and at the end of the period. Opening और closing balance दिखानी है। Additional provisions made in the period, including increase to existing provision, एडिशन जो भी किया गया है प्रोविजन के अंदर, राइट, नए प्रोविजन क्रिएट किए हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में एडिशन किया है तो वो क्या है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। अमाउंट्स यूज्ड दैट इज इनकर्ड और चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रोविजन ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी प्रोविजन के सामने चार्ज, एक्सपेंस चार्ज वगैरह किया है तो वो देखेंगे, वो डिस्क्लोज किया जाएगा। अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और जो भी अनयूज्ड अमाउंट है वो अगर रिवर्स की है तो वो भी दिखाना होगा। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन, उसमें से अगर कोई भी यूज किया है या फिर अनयूज्ड अमाउंट को रिवर्स किया है, एंड क्लोजिंग बैलेंस, उनका पूरा रिकंसिलिएशन डिस्क्लोज किया जाएगा एज पर AS29। An enterprise shall disclose the following for each class of provision: a brief description of the nature of the obligation and the expected timing of any resulting outflow of economic benefit. Brief description और nature of obligation क्या है जिसके सामने provision create किया है वो disclose किया जाएगा. An indication of the uncertainties about the amount or timing of those outflows. Where necessary to provide adequate information, and entity shall disclose the major assumptions made concerning future events. जो भी provision के लिए कोई भी future events के regarding कोई भी assumptions लिए गए हैं तो वो दिखाया जाएगा, uncertainties जो है वो indicate की जाएगी. And the amount of any expected reimbursement, stating the amount of any asset that has been recognized for the expected reimbursement. और कोई asset के सामने अगर कोई भी reimbursement मिलने वाला है तो वो भी disclose किया जाएगा. Unless the possibility of an outflow of settlement is remote, an enterprise should disclose for each class of contingent liability at the balance sheet date brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable, an estimate of its financial effect, an indication of the uncertainties relating to any outflow, and the possibility of any reimbursement. Where any of the information required by above paragraph is not disclosed because it is not practicable to do so, the fact should be stated. अगर ये जो disclosure AS29 के हिसाब से जरूरी है, अगर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो practicable नहीं है तो वो fact भी mention करना होगा, fact भी disclose करना जरूरी होगा, right? तो यहाँ पर हमारा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होता है, बट शेड्यूल 3 के कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, राइट, कोई स्पेसिफिक आइटम से जुड़े हुए नहीं है तो वो हम देखते हैं, थोड़े से ही डिस्क्लोजर्स है तो वो देखते हैं. अदर इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनीज, जिसका नाम जो MCA है ROC में से हट गया है, स्टॉक ऑफ कंपनीज है, तो उसके साथ अगर कोई भी इस कंपनी के कोई भी रिलेशन है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो डिस्क्लोज किए जाएंगे. Where the company has any transaction with companies struck off under section 248 of the Companies Act 13 or section 560 of the Companies Act 1956, the company shall disclose the following details: name of struck off company, nature of transaction with struck off company, investment in securities, receivable, payables, shares held by struck off company, other outstanding balance to be specified, balance outstanding, relationship with struck off companies if any to be disclosed. तो यहाँ पर अगर स्टॉक ऑफ कंपनी के साथ जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उनका कोई भी रिलेशन है, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो डिस्क्लोज करना है. तो नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी क्या है, उनके साथ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है,
इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, स्टॉक ऑफ कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रिसीवेबल है, पेएबल है, या फिर वो जो स्टॉक ऑफ कंपनी है उन्होंने शेयर्स होल्ड किया है, शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, या फिर अदर्स, तो वो स्पेसिफाई किया जाएगा। बैलेंस कितनी आउटस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप विद स्टॉक ऑफ कंपनी क्या है, अगर कोई भी है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा। नेम ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन विद स्टॉक ऑफ कंपनी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग और रिलेशनशिप इफ एनी, राइट। वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, रिसीवेबल, पेएबल एंड शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी एंड अदर्स, स्पेसिफाई द नेचर, सिंपल। चलिए, फिर रेशियोज भी डिस्क्लोज करने जरूरी है। 11 रेशियोज दिए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने हैं। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये जो भी रेशियोज है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो भी डिस्क्लोज करने हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं किया गया है। तो क्या न्यूमरेटर और क्या डिनोमिनेटर लिया वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर के साथ अगर रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो वो 25% से ज्यादा अगर डिफरेंस है, वेरिएशन है, तो उसके रीजंस भी मेंशन करने होंगे। The company shall explain the item included in numerator and denominator for computing the above ratios. Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year. ये इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में 24 में इसके बारे में क्वेश्चन दिया है, बट ये डिस्क्लोजर के बारे में है, ये 11 रेशियोज के बारे में नहीं पूछा है, बट आपको फिर भी एक बार याद रखने चाहिए। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट कवरेज रेशियो है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है, फिर ये 4 जो है वो टर्नओवर से रिलेटेड है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफाइन करने हैं। और अगर प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो चेंज इन रेशियो मोर देन 25% है, तो उसके रीजंस भी मेंशन करने। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है, उसके बारे में डिस्क्लोजर है। Where the company covered under section 135 of the Companies Act 13, the following shall be disclosed with regard to CSR activities. Amount required to be spent by the company during the year, amount कितनी spend करनी है, right? Companies Act के जो provision है उस हिसाब से। Amount of expenditure incurred, कितना already expenditure कर दिया है। Shortfall at the end of the year, shortfall कितना हुआ है। Total of previous year shortfall, previous year का shortfall कितना था। रीजन फॉर शॉर्टफॉल, रीजन क्या है। नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज, कहां पर वो CSR की एक्टिविटीज करते हैं। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर CSR वगैरह ट्रस्ट वगैरह को दिए जाते हैं, जो कंपनी के ही ट्रस्ट बनाए गए हैं उसको है। फॉर एग्जांपल, कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रस्ट कंट्रोल्ड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, where a provision is made with respect to liability incurred by entering into contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately, right? तो ये 8 डिस्क्लोजर्स देने रहेंगे CSR के रिलेटेड। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, शॉर्टफॉल ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल कितना है, राइट, वो रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज, अगर CSR एक्टिविटीज रिलेटेड पार्टीज के साथ है तो उनका डिस्क्लोजर, और जहां पर भी प्रोविजन बनाया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए तो वो भी मेंशन करना रहेगा, राइट। इसके रिगार्डिंग MTP 1 में 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये अच्छा क्वेश्चन था, और ओल्ड कोर्स में भी ये एक बार डिस्क्लोजर पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकते हैं। फिर वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल्स है। Where the company has traded or invested in cryptocurrency or virtual currency during the financial year, the following shall be disclosed. अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग किया है, तो उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर आएंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी के ट्रांजैक्शन में से अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा। अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द पीरियड एंड, एज एट द पीरियड एंड पर कितना अमाउंट करेंसी होल्ड की गई है। एंड डिपॉजिट्स और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी, कोई और पर्सन ने डिपॉजिट या फिर एडवांस दिया है कंपनी को वर्चुअल करेंसी में आगे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी डिस्क्लोज किया जाएगा, डिपॉजिट्स और एडवांस फ्रॉम एनी पर्सन। तो 3 चीजें वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्क्लोज करनी रहेगी। प्रॉफिट और लॉस from the transaction of cryptocurrency or virtual currency, second amount of currency held as at the period and reporting date पर जो भी
अमाउंट होल्ड की गई है वो, एंड डिपॉजिट्स और एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, वो मेंशन करना रहेगा। ये भी ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं। ये जो भी एडिशनल डिस्क्लोजर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से जनरली एक क्वेश्चन तो एवरी एग्जाम में पूछते ही है, और ये चैप्टर 5 वैसे भी काफी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, राइट। चैप्टर 5 का पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब कारो 2020 की कुछ क्लोजेस जो पेंडिंग है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी रहेगी। चैप्टर 5 का वेटेज काफी बड़ा है, 12 to 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो कारो 2020 है उसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। कारो 2020 का एक क्वेश्चन तो ओल्ड कोर्स में पूछा ही हुआ है, और फॉर एमटीपी जो 2 मई 24 के लिए ली गई थी उसमें भी 4 मार्क्स का 3 मार्क्स 4 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक तो पूछा ही है, तो आपके एग्जाम में भी आएंगे ही, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने कारो 2020 की क्लोज 1 जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में है, क्लोज 1 के अंदर 5 सब क्लोजेस है, राइट। सब क्लोज ए है, उनके अंदर 2 सब क्लोजेस है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है या नहीं, विद क्वांटिटेटिव अमाउंट एंड स्पेसिफिकेशन मेंशन किया है या नहीं। सब क्लोज बी के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए पूरा रिपोर्ट है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है या नहीं, उसके बारे में है। सब क्लोज बी जो है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट है, वो रीजनेबल इंटरवल पर करते हैं या नहीं, वो रिपोर्ट करना है, और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वो क्या है, और उनको प्रॉपर्ली अकाउंट में डील किया है या नहीं, वो मेंशन किया जाएगा। सब क्लोज सी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है या नहीं, राइट। अगर वो टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर नहीं है तो पूरा एक टेबल डिस्क्लोज किया जाएगा, जिसके अंदर वो कौन सी लाइन आइटम है, राइट, वो मेंशन किया जाएगा, राइट, मतलब कि लैंड है या फिर बिल्डिंग है वो मेंशन किया जाएगा, वो ग्रॉस वैल्यू उनकी कितनी है, टाइटल डीड्स किसके नाम पर है, क्या वो डायरेक्टर या प्रोमोटर या उनके एम्प्लॉय या उनके रिलेटिव के नाम पर है, तो वो कब से, पीरियड कितना है, कब से वो किसके नाम, किसी और के नाम पर हेल्ड किया गया है, तो वो मेंशन किया जाएगा, और अगर कोई भी रिमार्क है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मेंशन किया जाएगा, राइट। तो ये डिस्क्लोजर देना है, रिपोर्ट करना है। सिमिलर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देना जरूरी था। फिर सब क्लोज डी है, जिसके अंदर अगर कोई भी रिवैल्यूएशन किया गया है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट या फिर इंटेंजिबल एसेट्स का, तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास करवाया है या नहीं, और वो जो रिवैल्यूएशन है अगर वो 10% और मोर देन 10% है वो रिवैल्यूएशन फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट का, तो वो रिवैल्यूएशन की अमाउंट भी डिस्क्लोज करनी है। ये दोनों जो रिपोर्टिंग है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर है, राइट। और जो क्लोज ई है वो बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में है। बेनामी प्रॉपर्टी में कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट द कंपनी, तो उसके बारे में कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर दी है या नहीं, वो मेंशन करना रहेगा। उसके बाद जो क्लोज 2 थी ऑफ कारो 2020, उसमें जो सब क्लोज ए है उसमें था इन्वेंटरी को फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट टाइमली रीजनेबल इंटरवल पर करते हैं या नहीं, और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वो डिस्क्रिपेंसी का 10% और मोर है ऑफ दैट क्लास ऑफ इन्वेंटरी, तो उनके बारे में डिस्क्लोज करना है, रिपोर्ट करना है, और उनको प्रॉपर्ली अकाउंट में डील किया है या नहीं वो मेंशन किया जाएगा। फिर जो सब क्लोज बी थी उसमें था कि क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन ली है अगेंस्ट द करंट एसेट्स, तो उसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ली है और उनकी सैंक्शन लिमिट मोर देन 5 करोड़ रुपीज है, और वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किए है फॉर सच लोन टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करते हैं या नहीं, अगर नहीं करते हैं तो उनकी डिटेल्स मेंशन करनी है। इसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा। फिर जो क्लोज 3 है वो लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में था। लोन्स या फिर एडवांसेस है या फिर गारंटी दी है या सिक्योरिटीज दी है इन द नेचर ऑफ लोन, राइट, तो उसके केस में कंपनी को ये डिस्क्लोजर, उसके केस में कंपनी के ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना होगा। उसमें जो सब क्लोज ए था कि अगर कंपनी ने कोई भी लोन दी है, राइट, ये गारंटी या सिक्योरिटी कोई भी दी है, तो उस केस में 2 सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए में सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट को ऐसे कोई लोन दी गई है तो उनकी अमाउंट कितनी है, एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है वो मेंशन किया जाएगा। और सब क्लोज बी में अदर देन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट को ऐसी कोई लोन दी गई है तो उनकी एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है वो रिपोर्ट किया जाएगा। सब क्लोज बी के अंदर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस या सिक्योरिटी गारंटी दी गई है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है, वो मेंशन किया जाएगा। सब क्लोज सी के अंदर जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है वो रिपेमेंट टर्म्स के साथ दिया है या नहीं और उसके सामने रेगुलरली रिपेमेंट मिलता है या नहीं वो रिपोर्ट किया जाएगा। सब क्लोज डी है उसके अंदर आएगा कि अगर कोई भी ओवरड्यू हो गया है लोन एडवांसेस तो वो, और जो मोर देन 90 डेज से ओवरड्यू है तो उनकी अमाउंट मेंशन की जाएगी और उसके लिए कंपनी ने कोई भी स्टेप्स लिए हैं या नहीं रिकवरी के लिए वो मेंशन किए जाएंगे। सब क्लोज ई है कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस के सामने उनका एक्सटेंशन दिया है या रिन्यूअल किया है या फ्रेश लोन इश्यू की गई है जो भी ड्यूरिंग द ईयर ड्यू होने वाली थी उसके सामने,
तो उसकी अमाउंट कितनी थी और परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं वो रिपोर्ट किए जाएंगे। और सब क्लोज एफ है कि कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस विदाउट स्पेसिफाइंग द रीपेमेंट टर्म्स या फिर रिपेएबल ऑन डिमांड है तो उसकी अमाउंट कितनी है और टोटल परसेंटेज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस कितना है, और प्रोमोटर या फिर रिलेटेड पार्टी को कितना इस टाइप की लोन दी गई है वो मेंशन किया जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करने रहेंगे, राइट। इसमें जो सब क्लोज ए और सब क्लोज ई है, राइट, वो जो भी कंपनी का मेन बिजनेस लोन देना है उनको वो रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। फिर जो क्लोज 4 है वो हम यहाँ पर देखते हैं। In respect of loans, investment guarantees and securities, whether provision of section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with, if not, provide the details thereof. यहाँ पर है कि लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज वगैरह के लिए सेक्शन 185 और 186 है कंपनीज एक्ट के, तो उनका कंप्लायंस हुआ है या नहीं उसके बारे में, अगर नहीं कंप्लाई किया है तो क्या नहीं किया है उनकी डिटेल्स देनी रहेगी। बट आपने सेक्शन 185 और 186 नहीं पढ़े हैं, वो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में कवर अप होने वाले हैं, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से इसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं पूछेंगे क्योंकि आपने 185 और 186 इन डिटेल नहीं समझा है। फिर क्लोज 5 है वो डिपॉजिट्स और डीम्ड डिपॉजिट्स के बारे में है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट्स व्हिच आर डीम्ड टू बी deposits, whether the directives issued by the RBI and the provision of section 73 to 76 जो भी आपने पढ़ा होगा लॉ के अंदर, or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder where applicable have been complied with, if not, the nature of such contravention be stated। अगर डिपॉजिट्स या डीम्ड डिपॉजिट्स ली गई है तो उसके लिए आरबीआई की जो डायरेक्टिव्स है या फिर जो सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट है या फिर और कोई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है तो उनका कंप्लायंस हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उनके जो कॉन्ट्रावेंशन है तो वो मेंशन करने होंगे, नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन है वो रिपोर्ट किए जाएंगे। If an order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or RBI or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not। और अगर NCLT या फिर ट्रिब्यूनल ने या फिर RBI ने या किसी और ऐसे ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर पास किया है रिगार्डिंग दिस डिपॉजिट्स डीम्ड डिपॉजिट्स तो उनका कंप्लायंस किया है या नहीं वो भी रिपोर्ट करना रहेगा, राइट। तो जो क्लोज 5 है उसमें क्या आएगा कि डिपॉजिट्स या डीम्ड डिपॉजिट्स अगर कंपनी ने कोई भी एक्सेप्ट किया तो आरबीआई के जो डायरेक्टिव्स है या कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो कंप्लाई किए हैं या नहीं। अगर उनका कोई भी कॉन्ट्रावेंशन है तो नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन नीड्स टू बी रिपोर्टेड, और अगर कोई भी ट्रिब्यूनल वगैरह का ऑर्डर है तो उनका कंप्लायंस किया है या नहीं उसके बारे में भी रिपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो ये 5 क्लोजेस हो गए। क्लोज 1 है पीपी इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, क्लोज 2 में इन्वेंटरी और बोरोविंग के बारे में, क्लोज 3 में लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, क्लोज 4 185 और 186 का कंप्लायंस, क्लोज 5 डिपॉजिट्स और डीम्ड डिपॉजिट्स के बारे में है। क्लोज 6 जो है whether the maintenance of cost records have been specified by the central government under subsection 1 of section 148 of the Companies Act and whether such accounts had records have been so made and maintained। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 148 है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस के बारे में है, तो कंपनी को या क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं, और अगर एप्लीकेबल है तो क्या उस हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट करना रहेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने जरूरी है या नहीं सेक्शन 148 के हिसाब से, और अगर एप्लीकेबल है तो क्या कंपनी ने मेंटेन किए हैं या नहीं वो रिपोर्ट किया जाएगा अंडर क्लोज 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000 अंडर क्लोज 6 ऑफ द CAR 2020, राइट। फिर जो क्लोज 7 थी वो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में है, उसमें 2 सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए के अंदर स्टैट्यूटरी ड्यूज जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो उनको टाइमली पेमेंट करते हैं या नहीं, कंपनी है वो टाइमली पेमेंट करते हैं या नहीं। अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो जो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ्स एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट तो वो रिपोर्ट किया जाएगा अंडर सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 7। फिर जो सब क्लोज बी है अगर कोई भी डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो उसकी अमाउंट और फोरम जहां पर वो डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मेंशन करना रहेगा। फिर जो क्लोज 8 है वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में है कि जो इनकम ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं की गई है बट इनकम टैक्स के हिसाब से जो सर्च वगैरह हुआ था उसमें अगर कोई भी इनकम मिली है तो वो प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। सिमिलर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करना रहेगा। फिर जो क्लोज 9 है वो बोरोविंग्स के बारे में है, उसके अंदर भी 6 सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए जो है उसमें अगर कोई भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट में तो रिपोर्ट किया जाएगा, उसमें नेचर ऑफ बोरोविंग और डेट सिक्योरिटी क्या है वो मेंशन किया जाएगा। सेकंड नेम ऑफ द लेंडर क्या है, उसमें भी स्पेसिफिकली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के पास है तो नेम भी मेंशन करना जरूरी होगा, राइट। फिर अमाउंट कितनी थी, प्रिंसिपल थी या इंटरेस्ट अमाउंट थी वो मेंशन करना होगा। नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले और अनपेड वो मेंशन करना होगा, रिमार्क मेंशन करनी रहेगी। सिमिलर टाइप ऑफ डिस्क्लोजर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा।
फिर जो सब क्लोज बी थी वो विलफुल डिफॉल्टर, अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने तो वो मेंशन किया जाएगा, वो सिमिलर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी करना रहेगा। फिर सब क्लोज सी है, जिस पर्पस के लिए जो भी लोन बोरोविंग लिया था क्या उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है या नहीं वो मेंशन करना होगा। फिर सब क्लोज डी है, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग को अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा। फिर जो सब क्लोज ई है उसमें अगर कोई भी लोन है कंपनी ने ली है वो सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट के लिए लिया गया है लोन तो वो मेंशन करना होगा, उसके बारे में डिटेल्स मेंशन करनी होगी। और जो सब क्लोज एफ है, कंपनी ने लोन ली है बट उसके सामने जो प्लेज में सिक्योरिटी रखी है वो सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की एसेट है तो उसका मेंशन करना होगा। और उसके रीपेमेंट में अगर कोई भी डिफॉल्ट किया है तो वो भी रिपोर्ट किया जाएगा, सिंपल। फिर जो क्लोज 10 है वो शेयर्स कैपिटल के बारे में था, उसमें भी दो सब क्लोजेस हैं। सब क्लोज ए है कि अगर आईपीओ एफपीओ किया गया है और उसमें से फंड रेज किए हैं तो वो जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए हैं उसी पर्पस के लिए यूज किया है या नहीं वो देखना होगा, रिपोर्ट करना होगा। और जो सब क्लोज बी है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है तो वो सेक्शन 42 और सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट है उनका कंप्लायंस है या नहीं, और जिस पर्पस के लिए वो फंड रेज किए है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किए है या नहीं वो रिपोर्ट किया जाएगा, राइट। अब हम क्लोज 11 देखते हैं, ये फ्रॉड के रिगार्डिंग है। उसमें सब क्लोज ए है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज टू बी इंडिकेटेड। फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, राइट, वो नोटिस्ड है या फिर रिपोर्टेड है ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो उनका नेचर और अमाउंट है वो रिपोर्ट किया जाएगा। कंपनी के द्वारा किया गया है या फिर कंपनी के ऊपर कोई भी फ्रॉड हुआ है, नोटिस्ड और रिपोर्टेड, सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं, नोटिस्ड और रिपोर्टेड फ्रॉड है तो वही रिपोर्ट किया जाएगा, उसमें नेचर और अमाउंट को रिपोर्ट किया जाएगा। फिर सब क्लोज बी है, वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर्स इन फॉर्म ADT4 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी अगर कोई भी ADT4 फाइल किया गया है ऑडिटर ने कि फ्रॉड रिपोर्टिंग अगर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। और सब क्लोज सी है, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विशल ब्लोअर कंप्लेंट इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी, और अगर कोई भी विशल ब्लोअर कंप्लेंट मिली है कंपनी को तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो क्लोज 11 के अंदर 3 सब क्लोजेस है। सब क्लोज ए के अंदर fraud by the company or fraud on the company noticed or reported during the year, if yes then nature and amount needs to be reported। सब क्लोज बी है, अगर ऑडिटर ने 143 सबसेक्शन 12 के अंदर कोई भी ADT4 फाइल किया है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग किया है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा। और सब क्लोज सी में विसल ब्लोअर कंप्लेंट अगर कंपनी को मिली है तो वो मेंशन किया जाएगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। फिर क्लोज 12 है वो निधि कंपनी के बारे में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको निधि कंपनी के प्रोविजंस नहीं पता है तो आपको एक बार वो रीड करना हो तो कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे निधि कंपनी के बारे में। फिर क्लोज 13 है, whether all transactions with related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act where applicable, and the details have been disclosed in the financial statements etc. as required by the applicable accounting standard। जो भी related party के साथ transactions हुए हैं वो कंप्लाई होते हैं या नहीं 177 और 188 से, राइट। कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है 177 और 188 से वो कंप्लाई होते हैं या नहीं, और उनका जो डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से AS 18 आपने पढ़ा है तो उस हिसाब से वो डिस्क्लोजर किया है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट करना होगा अंडर क्लोज 13, राइट। चलिए फिर क्लोज 14 है वो इंटरनल ऑडिट के बारे में है, whether the company, उसके सब क्लोज है, whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of the business। जो भी कंपनी है उनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो उनके साइज और नेचर ऑफ द एंटिटी के हिसाब से बराबर है या नहीं उसके बारे में हम कमेंट करेंगे। और जो सब क्लोज बी है, whether the report of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर किया है या नहीं वो भी हमें रिपोर्ट करना होगा। और ये जो क्लोज 14 है उसके बारे में MTP 1 में 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोज 14 के अंदर 2 सब क्लोजेज आएंगी। सब क्लोज ए में इंटरनल ऑडिट सिस्टम अगर कंपनी के अंदर है तो वो कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी है या नहीं, एंड सेकंड जो भी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर की है या नहीं वो रिपोर्ट किया जाएगा। फिर है क्लोज 15, whether the company has entered into any non-cash transaction with the directors or persons connected with him, and if so whether the provisions of section 192 of the Companies Act have been complied with। अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है डायरेक्टर के साथ तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, उसमें सेक्शन 192 जो प्रोविजन है उनका कंप्लायंस किया गया है या नहीं वो मेंशन करना होगा। कंपनी ने अगर
डायरेक्टर के साथ कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है तो वो क्लोज 15 के अंदर रिपोर्ट किया जाएगा। ओल्ड कोर्स में इसके बारे में एक बार करेक्ट इनकरेक्ट पूछा हुआ है, राइट। फिर क्लोज 16 जो है वो आरबीआई के कुछ प्रोविजंस के बारे में है, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारे प्रोविजंस आपको इन डिटेल नहीं पता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है। चलिए, फिर क्लोज 17 जो है, वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस। कैश लॉसेस मतलब कि नॉन कैश जो एक्सपेंसेस है उनको एडजस्ट करने के बाद जो कैश लॉसेस है वो, तो अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कैश लॉसेस हुए तो उनको रिपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा अंडर द क्लोज 17 ऑफ द CAR ऑफ 2020। क्लोज 18 है, whether there has been any resignation of the statutory auditor during the year, if so whether the auditor has taken consideration of the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors। अगर ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन किया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने तो उनके कंसिडरेशन, उनके इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स जो भी रेज किए गए हैं उनको कंसिडर किया है या नहीं वो हमें मेंशन करना होगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करके जाता है ड्यूरिंग द ईयर, राइट, तो उनके जो इश्यूज है, कंसर्न्स है, राइट, वो हमने कंसिडर किया है या नहीं वो हमें रिपोर्ट करना होगा अंडर द क्लोज 18। Clause 19. On the basis of the financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of director and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। हमने जो रेशियोज है, उनका एजिंग रिपोर्ट है, रियलाइजेशन है, असेट्स का रियलाइजेशन है, राइट, लायबिलिटीज जो भी है, उनके हिसाब से हमें ये कंसिडर करना है कि क्या जो कंपनी है, राइट, उसके उनकी जो लायबिलिटी है ऑन 31 मार्च जो विद इन 12 मंथ्स जो पे करने वाले हैं उनके ऊपर क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डाउट है कि वो शायद उनकी लायबिलिटी पे ही ना कर पाए, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। रेशियोज, एजिंग रिपोर्ट या फिर जो भी फाइनेंशियल एसेट का रियलाइजेशन, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, उनको कंसिडर करके जो 31 मार्च को जो लायबिलिटीज है, राइट, वो लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं उसके बारे में हमें यहाँ पर कमेंट करना होगा, राइट। क्लोज 19। क्लोज 20 CSR के बारे में है। सब क्लोज ए, whether in respect of other than ongoing projects the company has transferred unspent amount of funds specified in schedule 7 to the companies act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to subsection 5 of section 135 of the companies act। अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसके अलावा अगर कोई भी अनस्पेंट अमाउंट है CSR की, राइट, तो वो जो शेड्यूल 7 में जो भी फंड बताए गए हैं उसमें 6 महीने के अंदर, ईयर एंड हुआ उनके 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर की है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। और जो सब क्लोज बी है, जब सब क्लोज बी है, वेदर एनी अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर subsection 5 of section 135 of the Companies Act pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with the provision of subsection 6 of the section 135 of the Act। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जो प्रोविजन है, जो अनस्पेंट अमाउंट है, तो क्या उसको स्पेसिफिक अकाउंट, स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किए है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। तो क्लोज 20 में जो सब क्लोज ए है उसमें क्या आएगा कि CSR के लिए जो अनस्पेंट अमाउंट है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो वो जो शेड्यूल 7 के हिसाब से जहां पर फंड में ट्रांसफर करना है तो वहां पर किया गया है या नहीं। और जो सब क्लोज बी है उसमें क्या आएगा कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में है तो उनका जो अनस्पेंट अमाउंट है क्या वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये 20 क्लोजेस हमारी हुई, राइट। क्लोज 1 PPE इंटेंजिबल एसेट, क्लोज 2 इन्वेंटरी और बोरोइंग के बारे में है, क्लोज 3 लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, क्लोज 4 185 186 के कंप्लायंस के बारे में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज 5 डिपॉजिट्स और डिम डिपॉजिट्स के कंप्लायंस के बारे में है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लोज 6 जो दिया गया है वो 148 सबसेक्शन 1 के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कंप्लायंस है उनके बारे में है, क्लोज 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में है, क्लोज 8 अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में है, क्लोज 9 बोरोविंग्स के बारे में है, क्लोज 10 शेयर कैपिटल के बारे में है, क्लोज 11 फ्रॉड के रिपोर्टिंग के बारे में है, क्लोज 12 निधि कंपनी के बारे में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज 13 जो है वो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन 177 और 188 के कंप्लायंस के बारे में है, क्लोज 14 इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में है, क्लोज 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर के बारे में है, क्लोज 16 RBI के कुछ कंप्लायंस के बारे में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज 17 जो है वो कैश लॉसेस के बारे में है, क्लोज 18 जो है वो रिजाइंड ऑडिटर, रिजिग्नेशन दिया है अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर उसके बारे में है, क्लोज 19 कंपनी के फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे कर पाएंगे या नहीं उसके बारे में है, और क्लोज 20 है वो CSR के बारे में है, और जो क्लोज 21 है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, क्लोज 1 to 20 है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे, क्लोज 21 है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में आएगा।
whether there have been any qualification or adverse remark by the respective auditors in the company's auditor report CARO 2020 reports of the companies included in the consolidated financial statement. If yes, indicate the details of the companies and the paragraph number of CARO report कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है उसमें जो कंपनीज के कारो रिपोर्ट है उसमें अगर कहीं पर भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है तो उसको क्लोज 21 में जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा उसके ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा कि कौन सी कंपनी है और कारो 2020 की कौन सी क्लोज में कौन से पैराग्राफ में एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क दिया गया है। राइट, चलिए। So clause 1 to 20 are applicable to case of standalone financial statement audit report, while clause 21 is applicable to consolidated financial statement. ये पैराग्राफ 3 में क्लोजेस दी है 1 to 21। पैराग्राफ जो 4 है कारो 2020 का, where in the auditor's report the answer of any of the question referred in paragraph 3 is unfavorable or qualified, the auditor report shall also state the basis for such unfavorable or qualified answer as the case may be. जहां पर भी क्लोज 1 to 20 में अगर कहीं पर भी क्वालिफाइड या फिर अनफेवरेबल आंसर है तो उसके रीजन, उसका बेसिस क्या है वो मेंशन करना होगा। Where the auditor is unable to express any opinion on any of the specified matter, his report shall indicate the fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same। और जहां पर भी अगर ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है वो बेसिस, वो रीजन भी मेंशन करना होगा। ये पैराग्राफ 4 में दिया हुआ है। सिंपल। इसके बाद कुछ टेस्ट योर नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है जिसमें वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक आइटम्स दिए गए थे, उसका ऑडिट कैसे किया जाएगा तो वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। राइट, 3-4 है। राइट, और यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 और कारो 2020 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने रिवाइज किया हुआ है, होपफुली आपका भी अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिवाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।